तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फिस्कल पॉलिसी की। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को यार, थ्रू दी रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना। फिस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। सो फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। की गोल क्या है भाई फिस्कल पॉलिसी का? एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ लाना बाय स्टेबलाइजिंग बिजनेस साइकिल, हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल को सस्टेन करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना, एंड जो वेलफेयर नीड्स हैं उसको एड्रेस करना। लाइक यहाँ पे कैसे करेंगे भाई? वेलफेयर नीड्स को सब्सिडीज़ दे के, इनकम सपोर्ट करके, इन्वेस्टमेंट देना है भाई अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन में। इन सब चीज़ों से यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेलफेयर नीड्स को एड्रेस करेंगे। और ये गोल्स हैं किसके? गवर्नमेंट के, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी का ये गोल है। नाउ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम क्या चाह रहे हैं? मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। सो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है गवर्नमेंट? स्पेंडिंग क्या किया जाता है? मनी सप्लाई क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाता है, ठीक है। एंड टैक्सेस कम हो जाते हैं, जिससे मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। इट इन्वॉल्व गवर्नमेंट बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड रिड्यूसिंग टैक्स लेवल। एंड ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन यार, जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्सेस को लोअर कर देता है, जिससे लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है बढ़ जाए, और इंक्रीज़ करता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएंगे, लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, जिससे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को पम्प प्राइमिंग भी बोलते हैं, बिकॉज इट जनरेट्स जॉब्स, रिवाइटलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पम्प प्राइमिंग का मतलब क्या है भाई? जो गांव के लोग होंगे जिन्होंने यहाँ बोरिंग देखी होगी, बोरिंग क्या होता है भाई? जहाँ पे हैंड पम्प जो होता है उसको बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी पानी जब नहीं आता ना, तो आप इसमें जब पानी डाल देते हो थोड़ा सा, बस बहुत गहरा होता है ना पानी जहाँ से आता है, तो अब इसमें जब थोड़ा सा पानी डालते हो और इसमें जब इसको पीछे से ऐसे ऊपर नीचे करते हो, इसका जो हैंडल होता है उसको, तो यहाँ पे पानी आना चालू हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के आपको बहुत सारा पानी मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पंप प्लानिंग। उसी प्रकार सरकार क्या करता है? पैसा थोड़ा सा इकोनॉमी में पुश कर देता है, जिससे यहाँ पे ग्रोथ आ सके और लोग और कमा सकें। सो विथ मोर मनी, लोअर टैक्सेस, कंज्यूमर डिमांड राइजेस, जिससे जो बिजनेस है वो रिवाइटलाइज हो जाते हैं, एंड ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी फ्रॉम अ स्टैग्नेशन टू एक्टिविटी, है ना। जो रुका हुआ इकोनॉमी था वो चलने लग जाता है। तो ये हमने बात की एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलता हूँ, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे क्या करना चाह रहा है? हमारा एम क्या है? टू रिड्यूस, टू मनी सप्लाई को क्या करना है? अपने को कम करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो स्पेंडिंग है वो कम कर देती है, टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है, जिससे लोगों के पास कम पैसा होता है। सो टू ड्रेन मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड, डिमांड कम हो जाता है। ये कब करती है भाई? जब हाई इन्फ्लेशन होता है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास डिमांड ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाता है, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है ना। व्हेन स्लो डाउन इज नेसेसरी, इन्फ्लेशन में स्लो डाउन की जरूरत है। द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बाय रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। इससे क्या होता है? डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन, है ना, लीडिंग टू द लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज पीपल हैव लेस मनी। लोगों के पास कम पैसा रहेगा, इफेक्टिवली लोअरिंग द इन्फ्लेशन लेवल। कम पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन लेवल कम हो जाएगा। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो नाम से समझा रहा है काउंटर साइक्लिकल, मतलब ये एक तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी है टू ऑफसेट इकोनॉमिक बूम और रिसेशन थ्रू फिस्कल मेजर्स यार, जिससे स्टेबलाइज कर पाए इकोनॉमी को। लाइक बूम जब हो रहा है, इकोनॉमिक जब बूम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज इस्तेमाल करती है सरकार, जिससे क्या कर सके? मनी सप्लाई कम कर सके, डिमांड को कम कर सके। जब रिसेशन आता है तो लोगों के पास डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उसमें एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है फिस्कल मेजर्स से, है ना, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करता है। इट ऑपरेट डिफरेंटली इन बूम एंड रिसेशन फेज। तो बूम फेज में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज एंड रिसेशन फेज में एक्सपांशनरी पॉलिसीज देखने को मिलते हैं। In boom, it reduce aggregate demand by cutting government expenditure and raising taxes, that is contractionary fiscal policies. Conversely, during recession, it boosts aggregate demand. कैसे डिमांड को बढ़ाना है भाई? By increasing expenditure and lowering tax levels. प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। प्रो साइक्लिकल मतलब
बूम में सपोज डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा होगा, तो मनी सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पे और मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो एक्सपांशनरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अ बूम गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग विदाउट राइजिंग टैक्सेस, स्पेंडिंग बढ़ा दिए टैक्सेस बढ़ाए बिना, जिससे क्या होता है और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। सो दिस कैन बी डिस्टेबलाइजिंग या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ये। कन्वर्सली ड्यूरिंग रिसेशन, जब यहाँ पे डिमांड कम है एंड मनी सप्लाई भी कम है, तब और कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी तो और डिमांड को कम कर रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, बढ़ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसीज इज रिस्की एंड इट इंट्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी इनटू द इकोनॉमी। जो प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज हैं वो एक तरह से इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन लाते हैं, रिस्की होते हैं। नाउ बिजनेस साइकिल की बात करें, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, तो बूम में प्रो साइक्लिकल में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जा रहा है, टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है। रिसेशन के समय जब डिमांड कम है, पैसा चाहिए, फिर भी एक्सपेंडिचर कम कर दिया जा रहा है, टैक्स कम कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत। सो इट एम्पलीफाइड एक्सपांसन, डीपनिंग रिसेशन, इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल। काउंटर साइक्लिकल में क्या है भाई, बूम हो रहा है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर कम कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिया, जिससे मनी सप्लाई कम हो गया, है ना, एंड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है वो कम हो जाएगा। रिसेशन में क्या होगा, लोगों के पास डिमांड पैसा नहीं है तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, टैक्सेस कम कर दिया। सो इट सॉफ्टens द रिसेशन एंड इट मॉडरेट्स एक्सपांसन यार, जिससे जो फ्लक्चुएशन उसको डिक्रीज करते हैं द बिजनेस साइकिल। मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इट रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू परस्यू ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक ये स्टेप लेती है, बट फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेता है, रिवेन्यू कलेक्शन एंड स्पेंडिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी बात सुनते ही आप समझना मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है। नाउ ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को चेंज करके यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, बट ये जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट को चेंज करके यहाँ पे अपना काम करते हैं। अथॉरिटी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक लेता है। टूल्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टू रेगुलेट द मनी सप्लाई यार, डिस्काउंट रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करती है। एंड जो फिजिकल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस एंड सब्सिडीज सॉरी टैक्सेस एंड स्पेंडिंग से यहाँ पे क्या करती है, कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, है ना। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी की बात करें तो लेस डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी यूज टू एनकरेज और डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल। ये क्या करता है, इनकरेज एंड डिस्करेज करने की कोशिश करता है इकोनॉमी के अंदर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को बाय कंपनीज और इंडिविजुअल। तो ये इनडायरेक्ट होता है, लेस डायरेक्ट बोल सकते हो। बट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी कंपनीज सॉरी कंपनीज बोलता हूँ, कंट्री के इकोनॉमी में डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका होता है भाई, हाँ फिजिकल पॉलिसी का कि मॉनेटरी पॉलिसी का, फिजिकल पॉलिसी का। रिस्क की बात करें तो लाइज इन द पोटेंशियल फॉर लूज मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एक्सेसिवली। अगर यहाँ पे लूज मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तब रिस्क दिखने को मिलता है। और यहाँ पे जब गवर्नमेंट जो है नीडिंग टू बोरो फंड्स फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज द कंट्रीज डेट बर्डन, तो यहाँ पे रिस्क क्या है, जब ठीक है गवर्नमेंट को क्या करना है यहाँ पे एक्सपेंसेस को बढ़ाने हैं, तो उसके लिए अगर उसको उधारी लेना पड़ जाए फंड्स, तो ये कंट्री के डेट बर्डन को बढ़ा देता है, तो ये रिस्की है ये भी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बट जो फिजिकल पॉलिसी है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मेन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई होता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं FRBM एक्ट ऑफ 2003 की, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये क्या बोलता है, इसका प्राइमरी गोल है कि जो इंटर जनरेशनल इक्विटी है उसको इंश्योर करना है। ऐसा नहीं कि हम जो है आज के जनरेशन वाले सारे उधारी ले लेकर अपना काम कर लें, फिर जिसको इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसका बर्डन जो है नेक्स्ट जनरेशन आने वाले जनरेशन पे डाल दें। सो ये स्टेबलाइज करने की बात करता है लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, है ना। ऑब्जेक्टिव जो थे दे इंटेंडेड टू बी अकम्पलिश्ड हो, कैसे हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म इंटरजेनरेशनल इक्विटी इंश्योर करने का, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एस्टेब्लाइज करने का ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करेंगे बाई अटेनिंग अ सिग्निफिकेंट रिवेन्यू सरप्लस, हमारे पास रिवेन्यू सरप्लस करेंगे तब जाके हमारे पास ये जो टारगेट है वो हो पाएगा। फिजिकल बैरियर्स है ना एलिमिनेट करेंगे टू दी मॉनेटरी पॉलिसी, प्रैक्टिस करेंगे इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट यार बाय रेस्ट्रिक्टिंग डेफिसिट एंड बोरोइंग्स को कम करने की कोशिश करेंगे।
है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे मैंडेट क्या रहेगा, टू लिमिट द फिजिकल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यार 2021 तक का हमने टारगेट रखा था यहाँ पे कि 3% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम रखेंगे फिजिकल डेफिसिट को, है ना। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या भाई, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ठीक है। एंड बोरोइंग्स कम्स अंडर व्हाट, बोरोइंग्स जो हैं वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ले, और क्या बोलता है FRBM, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ले इन फिजिकल ले इन ईच फाइनेंशियल ईयर बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी अलॉन्ग विद बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे ये 4 चीज़ें हमारे पास जो होगी, है ना, हर साल बजट के साथ प्रस्तुत करेगी फिजिकल, हर फिजिकल ईयर में। ये बोलता है सेंट्रल, ये जो FRBM एक्ट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। 2 फिजिकल पॉलिसी वाली चीज़ें हैं, 2 फ्रेमवर्क वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मीडियम टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ मीडियम टर्म है, ठीक है। तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है इस FRBM एक्ट के अंदर कि जो रिवेन्यू डिफिसिट एंड जो फिजिकल डेफिसिट है मे एक्सीड द टारगेट स्पेसिफाइड इन द रूल्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कैलामिटी एंड अदर एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पे ही हमारे पास जो टारगेट है उस समय यहाँ पे वो ब्रीच किया जा सकता है, एंड टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्यों हुआ ये बताना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बोरो फ्रॉम RBI except by the ways of advances to meet temporary excess of cash disbursement over the cash receipt। RBI से पैसा नहीं ले सकता सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कुछ है ना, यहाँ पे वेज ऑफ एडवांस के अलावा पैसा नहीं ले सकता RBI से यार, ठीक है। ऑल्सो जो जनरल गवर्नमेंट है इसके ऊपर लिमिट लगाया गया है, डेट टू 60% ऑफ GDP एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 40% ऑफ GDP बाय 31 मार्च 2025 तक का ये टारगेट था। डेट टू GDP जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे 60% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, और उसको कम करते करते यहाँ पे 31 मार्च तक 40% होना चाहिए, है ना। तो ये हमने बात की यहाँ पे 3% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिजिकल डेफिसिट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट कितना से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3% ऑफ GDP। ये उन्होंने FRBM एक्ट 2003 की बात की। इतना डेट की बात कर रहे हैं, कर्ज की, तो डेट की बात कर ही लेते हैं भाई। क्या होता है डेट, कितने तरह के होते हैं डेट। सो डेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 292 अलाउज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बोरो अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। 292 ये पावर देता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट में जो पैसा बोला जाए उतना वो बोरो कर सकती है। एंड आर्टिकल 293 क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया कैन ओनली बोरो फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ इंटरनल सोर्सेज से ही बोरो कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो नहीं कर सकते, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो एक होता है नेशनल डेफिसिट, एक होता है नेशनल डेट। नेशनल डेफिसिट का मतलब क्या है भाई, द अमाउंट बाय विच एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू इज डेफिसिट, एंड व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है उसके रेवेन्यू को, इट लीड्स टू डेफिसिट एंड इट कैन बी एन ईयर ऑन ईयर फिनोमिना। ये जो नेशनल डेफिसिट है वो ईयर ऑन ईयर फिनोमिना है, एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन डेट। कितना मेरे पास कर्ज है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई। डेफिसिट मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा है मेरे आमदनी से, तो यहाँ पे डेफिसिट आ जाएगा, ओके। एंड एनुअल मेजर की बात करें, एनुअल मेजर दैट रिजल्ट व्हेन द मनी ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंड इज मोर देन व्हाट गवर्नमेंट टेक, ठीक है। जब आउटले ज़्यादा है रिसीव्ड से तो हमारे पास नेशनल डेफिसिट देखने को मिलता है। एंड नेशनल डेट की बात करें, दैट इज़ द मनी ओन्ड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड,
When the government borrow money for a deficit, then it adds to the national debt। यार डेफिसिट हो गया है, खर्चा ज़्यादा है तो उस समय उधारी लेता है तो उसको नेशनल डेट में ऐड हो जाता है। एंड कैन बी द सम ऑफ मैनी ईयर, डेट जो है बहुत साल के लिए हो सकता है, बट डिफिसिट जो था एक पर्टिकुलर साल के लिए होता है। एंड इज द रिजल्टेंट ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट की वजह से हमको डेट लेना पड़ता है। सो national debt is the cumulative amount outstanding that the government has to borrow to finance deficit। नेशनल डेट वो होता है, हमको डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कितना और बोरो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, है ना, वाइल स्टेट जो है उसी पर सिर्फ इंटरनल डेट, ठीक है, इंटरनल डेट ही ले सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर से, इंडिया के बाहर से भी पैसा उधारी ले सकती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर से उधारी ले सकते हैं। इंटरनल डेट की बात करें तो दिस इज एसेंशियली व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज जब इशू करती है तो मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेती है भाई, लोगों से या फिर फर्म्स से। एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू इज डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग्स, इंटरनल डेट को डोमेस्टिक मार्केट बोरोइंग्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो दिस इन्वॉल्व बोरिंग फ्रॉम दी अदर गवर्नमेंट लाइक बायलैटरल डेट हो गया, या फिर मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे पैसा लेना। एज वेल एज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस करके पैसा देते हैं कुछ लोग, उनसे पैसा लेना इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेट। ये इसमें सोवरेन डेट आता है, एक नॉन सोवरेन डेट आता है। पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी की बात करें तो इट इंश्योर दैट नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एक्सेट्रा, इनको यहाँ पे एनकम्पास करता है पब्लिक लाइबिलिटी, पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी के अंदर। बिकॉज प्रोविडेंट फंड में लोग जो पैसा जमा करते हैं तो सरकार का ये पैसा, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका पैसा उनको वापस करे। किसान विकास पत्र के अंदर वो अपना पैसा जमा करते हैं, तो ये सब जो है पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। ऑफ बजट लाइबिलिटीज़ में क्या होते हैं, यानी ये सब जिम्मेदारियां हैं सरकार की यार। दिस आर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी कॉरपोरेट और अदर एंटिटीज़ ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो कॉरपोरेट या फिर एंटिटीज़ जिसको ओन और कंट्रोल कौन रहा है, सेंट्रल बैंक, उनकी लाइबिलिटीज़ है। व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ टू रीपे और सर्विस फ्रॉम द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब इनको यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रीपे करना पड़ता है तो ये इनकी जिम्मेदारी है भाई। of budget liabilities, these are the financial liabilities of any corporate other entity owned by the central government which the government has to repay or service from the annual financial budget से देना पड़ता है इनको पैसा, या फिर इन कॉर्पोरेट्स को या फिर अदर एंटिटीज़ को या फिर रीपे करना पड़ता है। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ऑफ बजट लाइबिलिटीज़ की। नेक्स्ट बात करें अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। हमारे पास जो पैसा कम हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से, तो उसमें हम क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पैसा छाप के हम पैसा को पूर्ति करना। बिफोर 1997 यार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस इट्स डेफिसिट डायरेक्टली बाय द आरबीआई। जब गरीबी होती थी फाइनेंस कैसे करता था, आरबीआई से, बाय इशूइंग एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स इशू करके आरबीआई से फाइनेंस कर लेता था 1997 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट उससे क्या होता है भाई, इट हेल्प अस इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डेट ऑफ द गवर्नमेंट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करेगा तो डेट तो बढ़ेगा ही भाई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, इंक्रीज मनी सप्लाई की वजह से, एंड मे लीड टू डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी यार, ज़्यादा पैसा छाप रहे हो, एंड इट मे लीड टू फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जब हमारे देश में रुपी डिप्रिशिएट होगा तो हमारे देश जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकाल देंगे अपना पैसा को, एंड आरबीआई में लूज कंट्रोल ओवर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, उसका मॉनेटरी पॉलिसी पे भी कंट्रोल जा सकता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से। तो द वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस एज एन अल्टरनेटिव अलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक एडवांस टू एड्रेस टेम्प्रेरी मिसमैच इन द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स और पेमेंट्स, ठीक है। जो टेम्प्रेरी मिसमैच है उसके लिए यहाँ पे वेज एंड एडवांस वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। ये जो डायरेक्टली आरबीआई से लेते थे इसको हटा दिया गया 1997 के बाद। तो ये जो FRBM एक्ट 2003 का, इट प्रोहिबिट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, मतलब आप आरबीआई को बोलो और पैसा छाप दे ऐसा नहीं बोल सकते, प्रोहिबिट करता है FRBM एक्ट 2003, ठीक है। आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं कर सकते, अलोइंग इट ओनली इन एक्सेप्शनल, एकदम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तभी आप इसको कर सकते हो। ये जो FRBM एक्ट है, द एग्रीमेंट ऑल्सो मैंडेट दैट द आरबीआई वुड ऑपरेट सोलली इन द सेकेंडरी मार्केट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ अपना दे देगा और पैसा ले लेगा, या फिर सिक्योरिटीज़ बेच के, मतलब सिक्योरिटीज़ लेके पैसा दे देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ
सेकेंडरी मार्केट में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ही एंट्री करेगा, ऐसा पैसा छाप के नहीं देगा। अगर देना होगा तो सिक्योरिटीज इशू करेगा ना, या फिर सिक्योरिटीज खरीदेगा। एंड दिस एम्प्लाइज अंडरस्टैंडिंग, है ना, इससे क्या आया कि दैट आरबीआई वुड यूज ओएमओ रूट, आरबीआई जो होगा सिर्फ और सिर्फ ओएमओ रूट का इस्तेमाल कर सकता है, नॉट प्राइमरी टू सपोर्ट गवर्नमेंट बोरोइंग्स बट एज अ लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज बैलेंस बिटवीन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और सपोर्टिंग ग्रोथ, चेकिंग इन्फ्लेशन एंड प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिकॉज ओएमओ में तो आपके पास एक लाइबिलिटी रहेगी यार, ठीक है, तो एक तरह से गवर्नमेंट को बोरोइंग को सपोर्ट नहीं करना है, लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यहाँ पे आरबीआई पैसा देगी। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी फिस्कल पॉलिसी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया टैक्स सिस्टम की। तो टैक्सेशन की बात करें तो देखो भाई, ये जो मैंडेटरी चार्ज जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज़ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन बोलते हैं। एंड ये क्यों इम्पोज करती है भाई, गवर्नमेंट टू जनरेट रिवेन्यू फॉर देयर एक्सपेंडिचर, जो सरकार के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे ये रिवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्सेशन करती है। एंड जो टैक्सेशन सिस्टम दुनिया भर में देखने को मिलता है, ये तीन तरह का होता है भाई, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव नाम से समझ आ रहा है, इट एंटेल्स टू इंक्रीजिंग टैक्स रेट एज द टैक्स वैल्यू आर वॉल्यूम राइजेस। मतलब इंडियन इनकम टैक्स, जैसे जैसे इंसान ज़्यादा कमाने लगता है उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी बढ़ने लगता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो वॉल्यूम है या फिर जो टैक्स वैल्यू है जो बढ़ता है तो उसके साथ टैक्स बढ़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, डिक्रीजिंग टैक्स रेट एज टैक्स वैल्यू और वॉल्यूम इंक्रीजेस। लाइक जीएसटी का अगर वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा है तो आपको टैक्स कम लगेगा, रोड टोल एक्सेट्रा, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं उस रोड से तो टोल टैक्स कम लगता है, रोड टोल्स। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, फिक्स रेट ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम यार और प्रोडक्शन लेवल, है ना, एग्जिबिटिंग नाइदर प्रोग्रेशन नॉट रिग्रेशन। एक फिक्स रेट रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। रेट का बढ़ना विद वैल्यू का बढ़ना इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव, रेट का घटना विद वैल्यू का बढ़ना इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव। फिक्स्ड वर्ड आ जाएगा ना, फिक्स रेट, रेट 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 रेट। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्सेशन हो गया ना। क्लासीफाई अगर हम करें टैक्स को तो एक स्पेसिफिक टैक्स होता है यार, जो कि नाम से समझ आ रहा है, टैक्स इज प्रीडिटरमाइंड फॉर अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग चीज़ के ऊपर लग रही है, उसका नाम दिया स्पेसिफिक टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स की बात करें तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है, टैक्स इम्पोज ऑन देयर प्रोडक्शन सोर्स, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जब इम्पोज होता है टैक्स उसको मतलब प्रोडक्शन टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स, है ना। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक टैक्स में प्रोडक्शन टैक्स आता है, प्रोडक्शन टैक्स जो है वो प्रोडक्शन सोर्स पे लगता है। एंड डायरेक्ट टैक्स इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन टैक्स यार जहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है उसके ऊपर लग रहा है। एंड एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द आइटम वैल्यू रादर देन इट्स क्वांटिटी, साइज, वेट और अदर फैक्टर्स, है ना। एड वैलोरम टैक्स जो है इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द आइटम, ठीक है। एड वैलोरम टैक्स जो है इट इज़ द टैक्स दैट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द आइटम वैल्यूड, नॉट ऑन द क्वांटिटी और साइज यार। लाइक कंजम्पशन टैक्स की बात करें जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, प्रोडक्शन टैक्स इज ओरिजिन बेस्ड बट कंजम्पशन टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड। लाइक टैक्स इम्पोज्ड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम, लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएरीज सच एज रिटेल स्टोर से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लाइक जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एड वैलोरम की बात करते हैं, ये परसेंटेज ऑफ द आइटम पे लगता है रादर देन द क्वांटिटी। परसेंटेज ऑफ आइटम सुनते ही आपके पास आना चाहिए एड वैलोरम टैक्स, एंड दिमाग में फिक्स रेट सुनते ही प्रोपोर्शनल टैक्सेशन याद आना चाहिए ना। टैक्स की बात करें, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि सेंट्रल लेती है। कैपिटल गेन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। स्टेट जो टैक्स कलेक्ट करती है, इसमें हम बात करें डायरेक्ट जो टैक्सेस स्टेट कलेक्ट करती है, इट इज लैंड रिवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं अबाउट जीएसटी, जो कि कौन लेता है, सेंटर एंड स्टेट। सेंटर लेता है उसको हम CGST बोलते हैं, स्टेट लेता है तो उसको SGST बोलते हैं। कि इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कभी कभी आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन कौन सा ये पूछने वाला भी बात क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ डायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस में अभी बताया भाई, पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें जो एग्रीगेट इनकम होता है वेरियस सोर्सेज से, लाइक सैलरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो टैक्स्ड यार यहाँ पे। एन इंडिविजुअल हैज़ द चॉइस टू ऑप्ट आइदर न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम। जो डायरेक्ट इनकम टैक्स मतलब पर्सनल इनकम टैक्स है, उसमें पहला रिजीम अभी जो नया आया है उसको भी वो ले सकता है, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में से किसी को भी ले सकता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी हमारे पास डायरेक्ट सेंट्रल टैक्स के अंदर आता है। इट इज़ लेविड ऑन द प्रॉफिट और नेट इनकम। जो कॉर्पोरेशंस अर्न करते हैं उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है यार, है ना। ये भी डायरेक्ट टैक्स है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है ये 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू एड्रेस जो इशू ऑफ जीरो टैक्स कंपनीज थे उनको एड्रेस करने के लिए, दैट जनरेट इनकम बट यूटिलाइज एग्जाम्पशंस टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर टैक्स लाइबिलिटीज़। So under the MAT, minimum alternate tax, higher of the two calculation is paid normal taxation और MAT, that is 15% of the book profit। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्सेशन है वो पे करो, नहीं तो जो भी बुक प्रॉफिट का 15%, पहले मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 22% था उसको कम करके 15% कर दिया गया। कैपिटल गेन टैक्स, नाम से समझ आए जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस पर टैक्स लगता है। सो टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग सर्टेन एसेट्स सच एज स्टॉक्स को बेच के, रियल एस्टेट जमीन बेच रहे हो तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वैल्यूएबल पोसेशन आप रखे हो उसको बेचने से जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगता है, एट हायर प्राइस देन व्हाट वाज ओरिजिनली पेड फॉर देम। ठीक है, जैसे जमीन बेचते तो जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, सेंटर के पास जाता है। एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज द टैक्स लेविड ऑन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू देयर स्टॉक होल्डर्स, एंड स्टॉक होल्डर्स विल आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स यार। ठीक है, जो कंपनीज अपने डिविडेंड जो देते हैं शेयर होल्डर्स को, है ना, तो शेयर होल्डर्स जो है उनको भी टैक्स लगता है। 2020 में अबॉलिश कर दिया गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में जो टैक्स इम्पोज होता है ऑन द परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड बोथ बायर एंड सेलर आर लायबल टू पे, जो खरीद रहा है जो बेच रहा है दोनों पे टैक्स लगता है। इक्विलाइजेशन लेवी की बात करें तो ये टैक्स है ऑन द इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट कंपनीज फ्रॉम इंडियन यूजर्स या फिर इंडियन सोर्स से, लाइक गूगल जो हमारे देश के रहने वाले लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, जो इनकम लेती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इक्विलाइजेशन लेवी, लाइक गूगल का टैक्स। याद रखना, गूगल टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी विच इज अ डायरेक्ट सेंट्रल टैक्स यार। ठीक है, ये हमने बात की वो डायरेक्ट सेंट्रल टैक्स की। नेक्स्ट हम बात करें जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, इस पर क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2016 में, और उसके बाद यहाँ पे ये आया। एंड ये डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। इसका पर्पस क्या था जीएसटी लाने का, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाना है अपने, वो जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे उसको हटा के यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे जीएसटी को लाया गया। जीएसटी के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेंट्रल जीएसटी लगता है विच इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट जीएसटी लगता है विच इज़ लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी रहता है दैट इज ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यार। एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी फॉर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेशंस। फीचर की बात करें तो जीएसटी जो है ना, डुअल जीएसटी मॉडल जो है शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट वो हमको देखने को मिलता है। टैक्स स्लैब्स की बात करें तो एक 5% है, एक 18% है भाई। हायर 40% स्लैब अप्लाइड टू सेलेक्टेड लग्जरी एंड सिन गुड, पहले 3 था और हटा के 2 ही स्लैब कर दिया गया, एक 5% का है, एक 18% का है, और जो लग्जरी आइटम्स है उसके लिए 40% का है। ठीक है, तो ये मत भूलना अभी कितना है, 5% स्लैब एंड 18% स्लैब। ई वे बिल, ई वे बिल फॉर ट्रैकिंग इंटरेस्टेड गुड मूवमेंट, हमारे पास ई वे बिल देखने को मिलता है। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट देखने को मिलता है टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस यार। ठीक है,
एंड बेनिफिट्स क्या है भाई जीएसटी का, इट सिंप्लीफाइज द टैक्स स्ट्रक्चर, प्रमोट एज ऑफ डूइंग बिजनेस यार, कंज्यूमर फ्रेंडली होता है, जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है उसको रिड्यूस करता है, एंड इनकम टैक्स कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी को ये बढ़ाता है। कंपोजिशन लेवी की बात करें, जो स्मॉल बिजनेस है उनके ऊपर ध्यान देता है ये, जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है ना, एज एन अल्टरनेटिव टैक्स मेथड इनके ऊपर कंपोजिशन लेवी लगता है। एंड बिजनेस कैन ऑप्ट फॉर अ फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 1% ऑन दी टर्नओवर इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड जीएसटी रेट। ठीक है, ये जो टर्नओवर है इसके ऊपर 1% टैक्स देने का वादा कर सकते हैं जीएसटी रेट के अलावा इन लोग बिजनेसेस। जीएसटी कंपेंसेशन सेस की बात करें तो जो कंसर्न है, बिकॉज जो रिवेन्यू लॉस होगा जीएसटी के आने से स्टेट को, है ना, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस लाया गया, जिससे क्या होता है, फंडेड थ्रो सेस इम्पोज्ड ऑन लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स। ये जो लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स जिस पे 40% का लग रहा है यहाँ पे, सीन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, उनसे हम क्या करते हैं, है ना, यहाँ से हम कंपेंसेशन जीएसटी कंपेंसेशन सेस प्रोवाइड करते हैं किसको, स्टेट्स को। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंड द इंडियस टैक्स सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, अंडर आर्टिकल 280 याद रखना, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यार, है ना, बिकॉज संविधान के अंदर इसको बनाने की बात की गई है। पर्पस क्या है, फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है, टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर के और स्टेट के बीच में वो कैसा होगा, वो कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन बताता है। आर्टिकल 280 के अंदर इसको बनाया जाता है। कितने साल टेन्योर है भाई इसका, एवरी 5 ईयर, एंड इससे पहले जरूरत पड़ी तो वही बनाया जा सकता है। कंपोजिशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, एंड चेयरमैन कौन होगा, पर्सन विद एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स, एंड 4 मेंबर्स होते हैं, मतलब 1+4, 4 मेंबर जो कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, इकोनॉमीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉज। एंड प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, इनका टर्म जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तो फाइनेंस कमीशन में 1+5, एक चेयरपर्सन, सॉरी 1+4, 4 मेंबर्स। फंक्शन क्या है, अभी हमने देखा भाई फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्स रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करता है, रिकमेंड करता है कि कैसे यहाँ पे जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ग्रांट डिनेट की बात करता है कि प्रिंसिपल फॉर ग्रांट डिनेट टू द स्टेट, जो पैसा स्टेट को देना है ग्रांट डिनेट की फॉर्म में, है ना, कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया से देंगे, वो किस प्रिंसिपल पे देंगे। ऑल्सो स्टेट फाइनेंस को रिव्यू करता है ना, एग्जामिन करता है स्टेट के फाइनेंशियल पोजीशन को, और उसके ऊपर यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देता है। और भी फंक्शन है इसका कि असाइन करता है प्रेसिडेंट को इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी ये चीज़ें बोलता है, प्रेसिडेंट को समझाता है। अभी लेटेस्ट जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन है यार, 2020 से लेके 2025 तक ये बनाया गया था। जो ये 15th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन थे NK सिंह। इसने की रिकमेंडेशन की बात जो कि पिछले साल यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया इसके ऊपर, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया, जो टैक्स डिवोल्यूशन है ना, स्टेट शेयर को रिड्यूस किया गया, रिड्यूस टैक्स शेयर 42% में ले आया, 41% में ले आया, पहले ज़्यादा था भाई ये, ठीक है। ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन से जो स्टेट को जो शेयर मिलेगा वो 41% मिलेगा। एंड बोला कि जो हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ना, वो 17 स्टेट्स के लिए दिए। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिया जाएगा। सेक्टर जो है ना, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ लिंक किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उनको ज़्यादा ग्रांट मिलेगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात की, सेपरेट एलोकेशन किया जाएगा फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। यार पहली बार ऐसा आया हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन ऑफ 2025 में, है ना। कोविड मतलब 2020-25 कोविड-19 के रेस्पॉन्स भी यहाँ पे स्पेशल ग्रांट्स दिए हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये 2025 का जो मतलब 20 to 25 का जो फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन जिसको NK सिंह ने यहाँ पे चेयर किया, इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये हमको याद रखना है ना। 14 के बारे में भी पूछा जा सकता है। 14th फाइनेंस कमीशन को किसने चेयर किया था, चेयरमैन थे VY रेड्डी। इसने टैक्स डिवोल्यूशन जो था उसको इंक्रीज कर दिया था 32% से 42%, बट ये 15th फाइनेंस कमीशन 41% में आ गया, है ना। एंड जो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स थे वो 11 स्टेट्स को दिए गए, यहाँ पे 17 स्टेट्स को दिए गए।
लोकल बॉडी ग्रांट्स की बात करें 2.87 लाख करोड़ को पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ का दिया गया 14th फाइनेंस कमीशन में। डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर हायर शेयर जो स्टेट डिजास्टर फंड है उसमें यहाँ पे रिकमेंड किया गया। कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो था यहाँ पे नहीं था भाई, जो पहले था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के स्टेटस मिलता था 14th फाइनेंस कमीशन से पहले, उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 41% कर दिया गया यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन में। एन के सिंह इसको हेड करते थे। 17 स्टेट्स को यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिला।